नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई थी? यानी टाइम पूछा आपसे हरित क्रांति का, तो 1960s वो टाइम है जब हरित क्रांति शुरू हुई थी। सेकेंड क्वेश्चन, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो योजना आयोग बना था 1950 में। डेट आपको याद रखनी है सारी जो भी इसमें लिखी हुई हैं। हरित क्रांति 1960 में हुई और योजना आयोग कब बना? 1950 में। और हरित क्रांति जो है वो कोई एक पर्टिकुलर साल में नहीं है, कभी आप सोचो सिर्फ 1960 में ही हुई है। पूरा दशक तक चली है ये, 1960 से लेकर 1970 तक, और 70 वाले दशक में भी चली है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप कब जारी किया गया? तो योजना आयोग बना 1950 में, अगले ही साल उसने फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो है वो लागू कर दिया, तो 1951 में हमने पहले अपनी योजना लागू कर दी थी। 1951 से लेकर 1956 तक ये चली है। फोर्थ क्वेश्चन है, दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यानी जो सेकंड 5 ईयर प्लान था उसकी मेन टारगेट क्या था? देखो, इंडस्ट्रीज था उसका टारगेट। तो दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य उद्योगों का विकास था। पहली वाली का क्या था? खेती करना था। दूसरी वाली का क्या था? इंडस्ट्रीज को डेवलप करना था। और तीसरी वाली में खेती पर भी फोकस किया गया था और इंडस्ट्रीज पर भी फोकस किया गया था। फिफ्थ क्वेश्चन, चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में किस क्षेत्र के विकास पर जोर दिया? अब जो चौधरी चरण सिंह है वो किसानों के नेता हैं, तो वो खेती पर ही जोर देंगे। तो चौधरी चरण सिंह ने भारतीय अर्थव्यवस्था के नियोजन में कृषि के विकास पर जोर देने की बात की। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन, 1960 के दशक में भारत में कृषि की दशा कैसी थी? 1960 के दशक में कृषि की दशा बहुत खराब थी। 1965 से 1967 के बीच देश के अनेक हिस्सों में सूखा पड़ा। देखो, हमारी लड़ाई हो गई थी चाइना से 1962 में, फिर हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो गई थी 1965 में। तो हमें 1960 के दशक में दो तो युद्ध करने पड़े थे, जिससे कि हमारे पास खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी हो गई थी। ठीक है, ऊपर से मानसून नहीं आया था, समय पे बारिश नहीं हुई थी, जिससे हमारी खेती बहुत ख़राब हो गई थी। और 60 का दशक भारतीय इतिहास में बहुत ही खतरनाक दशक माना जाता है। अब देखो सेवन्थ क्वेश्चन, योजना आयोग का एक महत्वपूर्ण कार्य लिखे। अब देखो, देश के जितने भी संसाधन होते हैं उन सभी को तगड़े तरीके से प्लान करके अच्छी अच्छी योजनाएं बनाना ही योजना आयोग का काम है। तो देखो इसमें क्या लिखा है, देश के साधनों के अधिकतम प्रभावशाली एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना बनाना। बिल्कुल ठीक है भाई, देश के जितने भी संसाधन हैं उनको बेस्ट तरीके से, यानी बेस्ट प्रभावशाली तरीके से मैनेज करना, संतुलित करना ही क्या है? योजना आयोग का काम है। एट्थ क्वेश्चन, विकास के लिए आर्थिक नियोजन का एक महत्व लिखें। आर्थिक नियोजन का मतलब है इकोनॉमिक प्लानिंग करना, कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च होगा। ये बहुत ज़रूरी है ना डेवलपमेंट करने के लिए। अगर आप किसी भी चीज़ को डेवलप करना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग करके हर चीज़ करनी चाहिए। तो आर्थिक नियोजन के द्वारा आर्थिक संसाधनों का समुचित प्रयोग किया जा सकता है। आर्थिक नियोजन यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के साथ आर्थिक संसाधनों का समुचित प्रयोग, यानी बहुत अच्छे तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, यानी अच्छे तरीके से उनका यूज़ हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं कंप्लीट हो चुकी हैं? तो टोटल 12 कंप्लीट हो चुकी हैं। 2017 तक चली थी, जो 12th हमारा 5 ईयर प्लान था वो। अब देखो 10th क्वेश्चन, नियोजन की आवश्यकता बताइए, यानी प्लानिंग करने की ज़रूरत क्या है? देखो, आपको भी छोटे से छोटे काम करने में प्लानिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो एक देश को चलाने में तो प्लानिंग की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होगी। ठीक है, आपको पढ़ना है, पढ़ने के लिए भी टाइम टेबल बनाते हो, कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो, कहीं घूमने जाते हो उसके लिए भी प्लानिंग करते हो, तो देश के लिए तो प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो नियोजन के द्वारा आर्थिक तथा सामाजिक जीवन के विभिन्न अंगों में समन्वय स्थापित करके समाज की उन्नति की जा सकती है। इकोनॉमिक यानी कि आर्थिक चीज़ों में और सोशल चीज़ों में क्या हो सकता है? आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया जाता है नियोजन के द्वारा, और उसी से क्या हो सकता है? समाज की उन्नति हो सकती है। ठीक है, सारा पैसा, सारी चीज़ें बिल्कुल प्रॉपर तरीके से प्लानिंग के साथ अगर हम यूज़ करेंगे तो हम अच्छे से विकास करेंगे। तो नियोजन की आवश्यकता होती है विकास करने के लिए। भारत के योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? यानी कि जो हेड है वो कौन होता है? तो जो हमारे पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री, वही होते हैं योजना आयोग के हेड। ठीक है, अब योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया है, पर अब भी चीज़ें वही हैं, और जो प्रधानमंत्री हैं वही हैं इसके अध्यक्ष। तो योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। अगर आपसे पूछें पहली बार भारत में योजना आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो आपको किसका नाम लेना है? जो हमारे पहले पीएम थे। जब योजना आयोग बना था उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। सेकंड क्वेश्चन,
बॉम्बे प्लान क्या था? 1944 में जो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने कहा था कि भारत को पूंजीवादी तरीके से अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए और बिजनेसमैन जो होते हैं इनको जो है टैक्स वगैरह में छूट मिलनी चाहिए। यही था बॉम्बे प्लान। तो 1944 में भारतीय उद्योगपतियों का एक समूह बॉम्बे में एकत्रित हुआ, यानी कि बॉम्बे में वो इकट्ठे हुए। इस बैठक में इन उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव रखा, यानी कि इन लोगों ने कहा कि हमें प्लानिंग के साथ इकोनॉमी को आगे बढ़ाना चाहिए। इसे ही बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और इन्होंने इसमें कहा था कि हमें जो है आगे पूंजीवाद को बढ़ाना चाहिए भारतीय सरकार को। तो जितने भी व्यापारी थे वो सारे इकट्ठे हुए हैं 1944 में बॉम्बे में, ये बात आप याद रखना। मैंने आपको चैप्टर में सारी चीज़ें पढ़ाई थी। अगर किसी बच्चे ने चैप्टर वाली वीडियोस नहीं देखी है तो उन वीडियोस को देख लो। अगर आपने वो देख रखी है तो आपको सारी चीज़ें आती होंगी। देख सकते हो आप कितने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। देखो CBSE में कितनी बार पूछे गए हैं। तो उसके अलावा भी जो यहाँ पे लिखा हुआ है 2013, इसके अलावा भी यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछा गया है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप अच्छे से याद कर लेना। जिनके आगे जो भी ये CBSE वगैरह लिखा हुआ है इनको तो आप बहुत ही अच्छे से याद कर लेना। यानी जितना मैंने चैप्टर में पढ़ाया है ना वो चीज़ आपको बिल्कुल अच्छे से आनी चाहिए। अगर वो आपको आ गई तो आपको ना तो शॉर्ट क्वेश्चन में कभी दिक्कत होगी ना कभी लॉन्ग क्वेश्चन में दिक्कत होगी। आप दोनों तरह के क्वेश्चन बिल्कुल आराम से सोल्व कर लोगे, क्योंकि जितने भी MCQ वगैरह बनते हैं वो सारे कंसेप्ट में से ही बनते हैं। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप आराम से MCQ क्वेश्चंस भी कवर कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आप रट के चले जाओगे 2-4 डेट और आपके MCQ में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस कंसेप्चुअल होते हैं जो कि आपको समझने से ही समझ में आएंगे, ठीक है। तो आप चैप्टर वाले वीडियोस ज़रूर देखो, सारी चीज़ों को अच्छे से ज़रूर समझो। पर एक बात पक्की है, अगर आपने चैप्टर वाली वीडियोस देख ली ना उसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3, जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर किस नए आयोग की स्थापना की गई? तो जनवरी 2015 में योजना आयोग को समाप्त करके उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया। मोदी गवर्नमेंट जब आई नीति कमीशन बनाया। 4th क्वेश्चन, नियोजित विकास का क्या अर्थ है? प्लानिंग के साथ विकास करना ही है इसका अर्थ। देखो अब नियोजित विकास का अर्थ कम से कम व्यय द्वारा उपलब्ध साधनों का प्रयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करना है। कम से कम व्यय का मतलब है कम से कम पैसा खर्च करके। तो कम से कम पैसा लगा के जितने भी संसाधन हैं यानी उपलब्ध संसाधन है उनका यूज़ करते हुए एक लक्ष्य को प्राप्त करना है, एक गोल को प्राप्त करना है, ठीक है। अब देखो 5th, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य लिखें। पहली का खेती था, दूसरी का क्या था? इंडस्ट्रीज था। तो देश का विकास तीव्र गति से करना ये इसका टारगेट था, भाई जल्द स्पीड में हम करेंगे, तथा इसके लिए आधारभूत तथा भारी उद्योगों के विकास पर विशेष बल देना। यानी कि जो भारी भारी इंडस्ट्रीज हैं जैसे स्टील है, कोल है, पेट्रोलियम है, इन चीज़ों पर बहुत फोकस किया गया और बहुत सारी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। यही था द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य, ठीक है। क्या क्या? पहली बात तो तेज गति से विकास करना, दूसरी बात बड़े बड़े उद्योग बनाना। 6th क्वेश्चन, ओडिशा के आदिवासियों ने लौह इस्पात की स्थापना का विरोध क्यों किया? अब जो है ओडिशा में जो है आयरन ओर मिलता है, लौह इस्पात मिलता है, तो वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज इंडियन गवर्नमेंट ने सेटअप की हैं। वहाँ पे गवर्नमेंट का विरोध हुआ था, वहाँ के आदिवासियों ने वहाँ पे फैक्ट्री लगने का विरोध किया था। यही पूछ रहे हैं कि क्यों किया। ओडिशा के आदिवासियों को इस बात का डर था कि यदि लौह इस्पात के उद्योग की स्थापना होती है तो वे बेरोजगार हो जाएंगे तथा उन्हें विस्थापित होना पड़ेगा। अब जंगल में लगेगी फैक्ट्री, जंगल में एरिया वहीं लोहा मिलता है, तो जंगलों में पेड़ों को काटा जाएगा, ठीक है, उनके घर बार उनसे छीन जाएंगे। इसीलिए उन लोगों ने वहाँ पे क्या किया था? आंदोलन किया था सरकार के खिलाफ। बजट का क्या अर्थ है? बजट का क्या अर्थ है भाई? पूरे साल का लेखा जोखा होता है बजट। सरकारी व्यय का सालाना विवरण बजट कहलाता है, यानी सरकारी आय व्यय, सरकार की कितनी इनकम हुई, सरकार कितना खर्च करेगी पूरे साल में, वही होता है बजट। 8th क्वेश्चन, पूंजीवादी धारणा से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया ये साम्यवाद क्या है, पूंजीवाद क्या है। जब सभी चीज़ों पर सरकार का कंट्रोल होता है तो वो होता है साम्यवाद। जब प्रोडक्शन पे सरकार का कंट्रोल नहीं होता तो वो होता है पूंजीवाद। पूंजीवाद में गवर्नमेंट अपने देश के लोगों को फ्री छोड़ देती है, कंपटीशन होता है, सभी लोग अपनी मर्जी से कोई भी व्यापार कर सकते हैं, सभी चीज़ों पर लोगों का खुद का अधिकार होता है। गवर्नमेंट जो है वो रूल्स को आसान करती है ताकि इंडस्ट्रीज सेटअप हो सके, लोग अपना जो प्राइवेट काम है उसको आगे बढ़ा सके। पूंजीवाद के अंदर मुक्त बाजार का समर्थन किया जाता है, यानी कि फ्री ट्रेड की बात की जाती है। अब देखो 9th क्वेश्चन,
तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल एवं उद्देश्य लिखिए। देखो मैंने आपको सारी पंचवर्षीय योजना पढ़ा रखी हैं, आप जाओ चैप्टर वाली वीडियोस को देखो, वहाँ से अपने नोट्स बनाओ, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर वाली वीडियो देखना, फिर आपको ये सारी आती होंगी। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल है 1961 से लेकर 1966 तक। अब देखो आगे, इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादन में अधिक से अधिक विकास करना था। ठीक है, अब इसका काम क्या था, तीसरी वाली का खेती पर फोकस करना, और इसमें इंडस्ट्रीज पर भी फोकस किया गया था। देखो पर्टिकुलर खेती पर जो डिपेंड थी वो थी पहली, सिर्फ इंडस्ट्रीज पर डिपेंड थी वो थी दूसरी। तीसरी वाली में खेती पे भी फोकस किया था हमने, और हमने इंडस्ट्रीज पर भी फोकस किया था। अब देखो आप अगला क्वेश्चन, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्व किसे दिया गया, वही खेती को दिया गया। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन, आप इन क्वेश्चंस में सीरियल मत ढूंढना कि 10वें क्वेश्चन के बाद सीधा जो है 16वां क्वेश्चन आ गया। ये मैंने क्वेश्चन अलग अलग जगह से लिए हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाए हैं, ये क्वेश्चन मैंने अलग अलग जगह से कंपाइल किए हैं, तो आप इनको बस पढ़ना, अच्छे से याद करना। कभी आप ये सोचो कि 10th क्वेश्चन के बाद 6 क्वेश्चन रह गए, सीधा 16 पे आ गए सर, ऐसा नहीं है, ये क्वेश्चन ही अलग अलग जगह से लिए हुए हैं, इसीलिए इनके नंबर अलग अलग मिलते हैं आपको। तो देखो क्वेश्चन है अब, द मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन लोकप्रिय है, तो वर्गीस कुरियन है, जिन्होंने की व्हाइट रेवोल्यूशन चलाया था इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में सुधार लाने के लिए क्या प्रयास किए गए, तो उन्नत बीजों का प्रयोग किया, भूमि सुधार किए और सिंचाई की व्यवस्था करी। ठीक है, खेती को सुधारने के लिए 3 काम किए हैं हमने। अगला क्वेश्चन देखो, पीसी महालनोबिस कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और सांख्यविद थे, वह दूसरी पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। आपको याद होना चाहिए कि मैंने आपको 3 के बताए थे, शुरू वाली तीनों के, तो आपको तीनों के याद होने चाहिए। पहली में के.एन. राज थे, दूसरी में पीसी महालनोबिस थे, उसके बाद थे गॉडगिल। तो ये तीनों पंचवर्षीय योजनाओं के योजनाकार आपको पता होने चाहिए, ये भारत के विद्वान लोग थे जिन्होंने कि इसको डिज़ाइन किया था। अब देखो अगला क्वेश्चन, भारत की विकास योजनाओं में प्रथम प्राथमिकता दी गई थी। अब बताओ सबसे पहली योजना में किसको प्राथमिकता दी गई थी, किस चीज़ को मेन रखा गया था, तो इसका आंसर है खेती। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है। देखो भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके पास 2 ऑप्शन थे कि वो समाजवाद को अपनाए यानी साम्यवाद को अपनाए, या वो पूंजीवाद को अपनाए। तो भारत ने ना तो पूरे तरीके से साम्यवाद को अपनाया, ना पूरे तरीके से पूंजीवाद को अपनाया, उसने बीच का रास्ता चुना। जिस चीज़ में साम्यवाद की ज़रूरत थी उसमें साम्यवाद को अपनाया, यानी जिस जिस चीज़ में गवर्नमेंट के कंट्रोल की ज़रूरत थी उस चीज़ में गवर्नमेंट का कंट्रोल किया गया, और जिस चीज़ में कुछ छूट देने की ज़रूरत थी उसमें पूंजीवाद को फॉलो किया गया। तो भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से हरित क्रांति की सफलता है। पहला, उत्पादन में रिकॉर्ड वृद्धि, यानी जो प्रोडक्शन हुआ गेहूं का या चावल का वो बहुत बड़े लेवल पे हुआ, बिल्कुल ठीक बात है भाई पहली तो। दूसरा, फसल क्षेत्र में वृद्धि, जो एरिया होता है खेत थे उनको बढ़ाया गया, बिल्कुल ठीक है ये बात भी। औद्योगिक विकास को बढ़ावा, अब जो इंडस्ट्रीज डेवलप हुई थी उसमें भी फ़ायदा हुआ था हरित क्रांति से, क्योंकि बहुत बड़े लेवल पे फसल पैदा हुई थी, इस वजह से क्या हुआ था, पैसा आया था देश के पास, इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी। ठीक है, जो खेती से रिलेटेड चीज़ें हैं उनसे जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज भी सेटअप हुई थी देश में। इसके 3 ऑप्शन ठीक हैं, इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ दीज, 4th क्वेश्चन, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, विकेंद्रित नियोजन से क्या अभिप्राय है। देखो विकेंद्रित का मतलब होता है जब चीज़ बिल्कुल निचले स्तर तक पहुंच जाए, बिल्कुल नीचे वाले लेवल तक पहुंच जाए। अब यहाँ पे नियोजन लिखा हुआ है यानी कि डेवलपमेंट की या प्लानिंग की बात हो रही है। तो जो भी सरकार नीति लागू करती है जब वो हर एक लोग तक पहुंच जाती है तो उसे ही कहते हैं विकेंद्रित नियोजन, यानी कि समाज के बिल्कुल निचले स्तर तक, बिल्कुल आम आदमी तक, गरीब आदमी तक जब योजनाएं पहुंचती हैं तो वही है विकेंद्रित नियोजन। विकेंद्रित नियोजन से अभिप्राय है कि नियोजन समाज के निचले स्तर तक पहुंच बना सके, यानी कि जो बिल्कुल नीचे तक जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके। इसमें लोगों को स्वयंसेवी नागरिक संगठनों के माध्यम से विकास की गतिविधियों में सीधे शामिल किया जा सकता है। तो प्लानिंग की जो भी चीज़ होती है उसमें लोगों की भागीदारी शामिल करी जा सकती है, लोगों को भागीदार बनाया जा सकता है। सेकंड क्वेश्चन, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। यार इतना बड़ा क्वेश्चन हमने पढ़ा था पूरा 6 नंबर में कि हरित क्रांति क्या है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्पेशल आपको अलग से भी करवाया है मैंने ये क्वेश्चन, ठीक है, पूरी बड़ी वीडियो हरित क्रांति वाले क्वेश्चन पे ही है, तो उस क्वेश्चन को आप जरूर अच्छे से वहाँ से पढ़ लेना। ठीक है, तो हरित क्रांति वाला क्वेश्चन हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, 2 बार दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हरित क्रांति है और क्वेश्चन नंबर 4 में भी हरित क्रांति है।
तो ये वीडियो जब खत्म होगी तो इसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो आएगी उसमें हरित क्रांति पूरा बड़ा क्वेश्चन करा रखा है मैंने, तो इस क्वेश्चन को आप वहाँ से कर लेना। कई बार आपके एग्जाम्स में पूछा गया है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे भी, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे इसको नहीं पढ़ रहे हम, अगली वीडियो में पढ़ेंगे इसको, अभी आ जाएगी इससे जो अगली वीडियो आएंगी उसी में मैंने आपको पढ़ा रखा है ये। अब देखो अगला क्वेश्चन, देखो इसमें प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के प्रमुख उद्देश्यों में अंतर स्पष्ट कीजिए। वही आपको वही दो बात बतानी है कि पहली में खेती पे फोकस था, ठीक है, और दूसरी में इंडस्ट्रीज पर फोकस था। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया था, वही खेती पर फोकस था, क्योंकि भारत के विभाजन का सबसे बुरा प्रभाव कृषि पर पड़ा था। जब हमारा बंटवारा हुआ तो उसके जो बुरा प्रभाव पड़ा था वो खेती पर ही पड़ा था। क्यों पड़ा था? हमारी आधी ज़मीन तो पाकिस्तान के पास चली गई थी, और इधर बिहार वाली साइड जो बंगाल है ये भी पाकिस्तान हुआ करता था कभी, आधी ज़मीन इधर चली गई थी। तो जितना हमारा चावल का प्रोडक्शन होता था ना, वो हमारा ये मान लो आप सारा ही चला गया था। सबसे बढ़िया जगह थी जो जहाँ पे चावल उगाए जाते थे वो था बंगाल, और वही एरिया हमारा पाकिस्तान के पास चला गया था, ठीक है। और इधर भी जो पंजाब वाली साइड है, आधा पंजाब चला गया था। तो गेहूं की दिक्कत भी हुई और चावल की दिक्कत भी हुई, दोनों साइड चली गई हमारी। तो इससे खेती पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था, इसीलिए हमने सबसे पहला फोकस खेती पर ही रखा था। अतः प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि के विकास को सर्वाधिक महत्व दिया गया, यानी कि सबसे ज़्यादा महत्व किसको दिया गया? खेती को दिया गया। प्रथम पंचवर्षीय एवं दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं में प्रमुख अंतर यह था कि जहां प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्र पर अधिक जोर दिया गया, वही दूसरी योजना में भारी उद्योग के विकास पर अधिक जोर दिया गया, यानी कि हैवी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई दूसरी वाली में। अब फोर्थ क्वेश्चन हरित क्रांति है और फिफ्थ भी, ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।